नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी बड़े शहर का कोई मास्टर प्लान ही ना हो, वो भी भोपाल जैसे शहर का। लेकिन ये सही है, करीब 2 दशक से भोपाल का कोई मास्टर प्लान ही नहीं है। जाहिर है, इसकी वजह से तमाम दिक्कतें पैदा हो रही हैं। बेतरतीब बिल्डिंग्स बन रही हैं, शहर की सूरत खराब हो रही है। आज हम इसी पर बात करेंगे। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश की सबसे साफ राजधानी प्लानिंग में 20 साल पीछे है, क्योंकि 1995 के बाद से भोपाल में मास्टर प्लान लागू ही नहीं हुआ। कई बार ड्राफ्ट बना, सरकारें बदली, लेकिन मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जमीन पर नहीं उतरा। आखिरी बार 1995 में भोपाल का मास्टर प्लान लागू हुआ। 1995 में भोपाल की आबादी 10 से 12 लाख थी, जिसकी अवधि साल 2005 में खत्म हो चुकी है। जून 2023 में नया ड्राफ्ट आया, आपत्तियों से रद्द हो गया। 2047 की अनुमानित आबादी के आधार पर अब नया प्लान लागू करने की तैयारी है। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर का मास्टर प्लान भी 2021 में खत्म हो चुका है। विकास हर एक चाहता है। अब भोपाल में सड़कों पे निकलना मुश्किल है, भयंकर किस्म का क्राउड है, हर जगह जाम लगा हुआ है। तो मास्टर प्लान जब लागू होगा तो इसमें सुधार होगा, इसलिए ज़रूरी है मास्टर प्लान। अब तक करीब 4 बार भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी हुआ, लेकिन अमली जामा पहनाने से पहले ही इतने अड़ंगे आए कि सरकार को न चाहते हुए भी इसे रद्द करना पड़ा। मास्टर प्लान लागू ना हो पाने की वजह से भोपाल में मनमाने और बेतरतीब तरीके से विकास हो रहा है। भोपाल की जनसंख्या फिलहाल 23 लाख से अधिक है, लेकिन शहर का डेवलपमेंट 2005 की आबादी के मुताबिक प्लान हो रहा है। पिछले साल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट करीब 3000 आपत्तियों में उलझ गया। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है, तो आपत्ति दर्ज कराने वाले विधायक जल्द मास्टर प्लान लागू होने का हवाला दे रहे हैं। बिना मास्टर प्लान और विकास योजना के कैसे विकास होगा शहर का, और कैसे लोग इसमें कारोबार करेंगे, ये एक बहुत बड़ा उस पर डिपेंड करता है मास्टर प्लान के ऊपर। इनसे पूछो कि मध्य प्रदेश के कितने ज़िलों में आपने कब से मास्टर प्लान लागू नहीं करा, तो ये खुद जवाब सही नहीं दे पाएंगे। इस सरकार को तो केवल नफरत फैलाना, शिक्षा के अंदर माहौल गड़बड़ करना दिखता है। मास्टर प्लान बने नहीं बने इस पर उसकी रुचि नहीं है। मास्टर प्लान की सरकारी स्तर पर हमारी तैयारी जारी है और बहुत जल्दी ही मास्टर प्लान लाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी समीक्षा एक बार कर ली है और उसके जो कुछ बिंदु हैं, जो उद्योगों क्षेत्र के हिसाब से भी कुछ ज़रूरी है, कुछ भोपाल के रोजगार के हिसाब से ज़रूरी है, कुछ डेवलपमेंट के ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी उस पर निगाहें रखे हुए हैं। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही मास्टर प्लान भोपाल के सामने होगा। जानकार बताते हैं कि नेता और अफसर दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। मास्टर प्लान के डिले होने के कारण एकमात्र जो एक तो हमारे बड़े नेताओं में, मंत्रियों में विजन की कमी है, दूरदृष्टि की कमी है। भोपाल 30 साल बाद कैसा होगा, भोपाल में कितनी आबादी होगी, कितने वाहन होंगे, ये सब उनके दिमाग में या तो है नहीं या जानबूझ के रखना नहीं चाहते, और अपने हित में अपना इंटरेस्ट साधने के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए ये मास्टर प्लान को डिले करते हैं, और जिससे कि जो मास्टर प्लान बने उसके आसपास की संपत्तियों का भाव इनको पहले सस्ते में मिल जाए और फिर ये अधिक भाव पर बेचे। मास्टर प्लान लागू न होने से राजधानी में अवैध कॉलोनियां भी तेजी से बढ़ी हैं, जिसे खुद सरकार भी मान रही है। मास्टर प्लान हम कुछ बनाते और अवैध कॉलोनियाँ मास्टर प्लान के पूरे सपने को खराब कर देती है। इसलिए अवैध कॉलोनियाँ मास्टर प्लान के क्रियान्वयन में बहुत बड़ा अवरोध है। इतनी बातें हो गई तो जरा ये भी जान लीजिए मास्टर प्लान हमारे आपके लिए क्यों जरूरी है। ट्रांसपोर्ट की योजना सही से नहीं बन पाई। आपको याद होगा, हाल में बीआरटीएस टूटा, बनने में करोड़ों लगे, तोड़ने में भी आपके करोड़ों डूबे। 2005 के बाद से लैंड यूज में बदलाव न होने की वजह से रियल एस्टेट और जमीन की कीमतें आसमान छूने लगी। मास्टर प्लान न होने से भोपाल की पहचान बड़ा तालाब के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण बढ़ा, जिससे इसका अस्तित्व खतरे में है। सड़कें, सीवेज सिस्टम और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की सही योजना न होने से कई इलाकों में अव्यवस्थित विकास हुआ, जिससे लोगों को असुविधा हो रही है।
सरकार के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा भोपाल का मास्टर प्लान आखिर कब लागू होगा, ये अब भी सवाल बना हुआ है। तारीख पर तारीख मिलती गई, ये तारीखें आगे भी बढ़ती गई, ड्राफ्ट जारी हुआ, लेकिन जमीन पर मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ। भोपाल के लोगों को आज भी इंतजार है कि कब मास्टर प्लान लागू होगा और राजधानी का सुनियोजित विकास हो सकेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। तो राजधानी भोपाल को मास्टर प्लान का इंतजार है और लंबे अरसे से। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा के लिए तैयार हैं और हमारे साथ एक खास पैनल भी है। सबसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ सुयश कुलश्रेष्ठ साहब जुड़ गए हैं, टाउन प्लानर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभाजीत यादव जी हमारे साथ हैं, पूर्व नगर निगम कमिश्नर। आकाश द्विवेदी हमारे सहयोगी। मनोज मीक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष क्रेडाई, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा कि किस तरीके से इसे देखा जा रहा है। सुयश कुलश्रेष्ठ साहब, लगभग 2 दशक बीत चुके हैं और मास्टर प्लान का इंतज़ार है पूरे शहर को। इस वजह से कई परेशानियां भी हो रही हैं, तो क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, विगत 3 दशक में भोपाल का जो परिप्रेक्ष्य, भोपाल की जो पहचान है, वो अलग अलग प्रकार से निश्चित हुई है। और भोपाल एक एजुकेशन हब भी हुआ, एक एडमिनिस्ट्रेशन हब भी है और एक व्यावसायिक केंद्र भी है। इसी के साथ भोपाल एक बहुत अच्छा पर्यटन केंद्र भी है। निश्चित रूप से भोपाल की पहचान एक पूरे देश में एक अलग प्रकार की राजधानी के रूप में हो सकती है, किंतु विगत कुछ वर्षों से राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा क्रियान्वयन में कहीं ढिलाई और इसी के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भोपाल के प्रति एक सामूहिक रूप से चेतनापूर्वक कार्य करने की कमी के कारण भोपाल मास्टर प्लान में देरी हो रही है और जिसकी वजह से यहाँ पर अनियमित विकास हुआ है और वो भोपाल के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। कहीं ना कहीं मजबूत इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। सभाजीत यादव जी, आपने काफ़ी लंबा वक्त गुजारा है डिपार्टमेंट में। आपसे समझना चाहेंगे, ये सवाल, ये मुद्दा हमारे लिए ही है या डिपार्टमेंट के अंदर भी एक बड़ा मुद्दा है? नहीं, मुद्दा ये सभी के लिए है, आपके लिए क्यों? मुद्दा तो भोपाल के नगर में निवास करने वाले हर व्यक्ति के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। 1-2 चीजें जरूर जो है वो मेरे को सही नहीं लगी कि एक्चुअली अवैध कॉलोनियों का संबंध मास्टर प्लान से नहीं। मास्टर प्लान जिन क्षेत्र का बना हुआ था उनमें ही अवैध कॉलोनियां बनी हैं। मास्टर प्लान का होना एक चीज है और क्रियान्वयन होना दूसरी चीज है। तो ये हमारा मास्टर प्लान तो सपोज दैट 95 में बना था। अगर 21 के तक के लिए हमारी एक प्लानिंग थी कि 20 वर्ष में इस शहर की आबादी इतनी होगी, इसमें मौलिक जरूरतें ये होंगी, और इसके अनुसार एक खाका खींचा गया था। उस खाके के को ही उसके एग्जीक्यूशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, अभी आप ये जो बात बार बार कर रहे हैं कि 1995 में जो मास्टर प्लान आया था, उस प्लान के अनुसार भी जो प्लानिंग थी, प्लानिंग का प्रस्ताव था या प्लानिंग को स्वीकृति दी गई थी, उसके अनुसार भी धरातल पर काम नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद भी हम ये तो नहीं चाहेंगे कि मास्टर प्लान आए ही नहीं। मास्टर प्लान आने की जो चीजें अभी हमारे पूर्व कुलश्रेष्ठ साहब ने भी बताया कि भाई देखिए कि हर प्रकार की कहीं ना कहीं ये तो प्रशासनिक और शासन की जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से न करने का परिणाम जो कुछ हुआ है। इसमें भाई आम आदमी की या बहुत सारे लोगों की कोई ज्यादा भूमिका नहीं रहती। भूमिका मास्टर प्लान तैयार करने में जिनकी रहती है और जिनको निर्णय करना होता है। एक बार आपको पता भी है कि अभी कुछ समय पहले एक बार ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ, काफी हल्ला गुल्ला हुआ, उसके बाद फिर दूसरा जब प्रकाशन हुआ तो उससे हट करके मास्टर प्लान एक शासन स्तर से नए प्रारूप में प्रकाशित हो गया। सारी चीजों की परिभाषाएं बदल दी गई। फिर इसके बाद उस पर भी हल्ला गुल्ला होते होते अंत में वो चुनाव और उसकी भेंट चढ़ गया।
अब लेकिन हमको विश्वास और उम्मीद हमेशा रखना चाहिए। अभी काफी सक्रियता के साथ कहा जा रहा है कि साहब बहुत जल्दी उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो सकता है। उम्मीद है कि वो हो जाएगा। बिल्कुल। 2005 के बाद मास्टर प्लान, जो इससे पहले आपने जिक्र किया, 2005 में उसकी अवधि समाप्त हो गई थी, तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मनोज बेग साहब, मुश्किलें हैं और साहब ने बताया कि सभाजीत यादव जी ने कि किस तरीके से इच्छा शक्ति की कमी है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे महकमे के अंदर कोई प्लानिंग या इस तरह की चीजें चल नहीं रही है। जाहिर सी बात है कि अगर वैसा होता तो एक लंबा अरसा जो है इस बीच में चीजें निकल कर सामने आती। आप क्या कहेंगे? मनोज जी, अब इस पे किसको दोष दिया जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। दो बार प्लान बना, ड्राफ्ट भी जारी हुआ और फिर निरस्त कर दिया गया। इसको भोपाल वासियों की बदकिस्मती माने या क्या कहें, लंबा समय हो गया। आप इसको ऐसे अंदाज लगाएं, इससे असल में जनता को इससे जुड़ना पड़ेगा, उनका भी हित इसमें शामिल है। आप अंदाज इससे लगा सकते हैं कि कितना नुकसान शहर को हुआ होगा। 1995 में हमारे देश में मोबाइल फ़ोन आए थे। तब मोबाइल फ़ोन कैसे होते थे आप और हम सब जानते हैं, और आज के मोबाइल फ़ोन कैसे। हमारे टेक्नोलॉजी में इतना तेज़ी से बदलाव हुआ है, जीवन शैली में इतना तेज़ी से बदलाव हुआ है। अभी हाल ही में एक डेटा आया था जो स्थानीय अखबारों में कि 2003 में 2 लाख वाहन थे भोपाल में और 23 में 13 लाख वाहन है। तो जिस तेज़ी से शहर बदला है और जिस तेज़ी से अर्बनाइजेशन हुआ है, उसको देखते हुए बिना मास्टर प्लान के अनियोजित शहर का विकास करना, मुझे लगता है कि भोपाल एकमात्र ऐसी राजधानी है, एकमात्र ऐसा 2 मिलियन से भी ज़्यादा का शहर है कि एकमात्र शहर होगा मुझे लगता है। और ये बहुत ही विडंबना है कि इस ओर ना सरकार की चिंता है, ना जनप्रतिनिधियों की चिंता है, ना ही आम लोगों की चिंता बहुत दिखती है। हालांकि आम आदमी समझता कम है इसका क्या फ़ायदा नुकसान होगा, लेकिन उनको भी शहर के विकास और शहर के हित और अहित से जुड़ना पड़ेगा। इसकी कमी हम शहर में देखते हैं। अब जैसे हमारे साथी कुलशेष जी हैं या यादव जी हैं, आप देखेंगे कि इस सब्जेक्ट पे बात करने वाले लोग ही आपको कम मिलेंगे। अब इसका नुकसान मोटे तौर पे आप देखते हैं, जो ट्रैफिक की अव्यवस्था आप देख रहे हैं। भोपाल मुख्य रूप से 3 भौतिक बाधाओं से घिरा हुआ है। 3 तरफ, एक तो रेलवे लाइन है हमारे शहर में, फिर तालाब है, पहाड़ हैं, और 20 साल तक जब प्लान नहीं है और जो पुराना प्लान था उसका 30% ही इम्प्लीमेंट हुआ है, तो शहर की स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब है कि अन्य राजधानियों से बहुत पीछे रह गया है हमारा शहर भोपाल। और इस ओर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब तो बल्कि ये लगने लगा है कि इतने साल तक कोई भी प्लान नहीं आना के पीछे बहुत बड़ा कोई कारण है, जिस पे शोध करना पड़ेगा। बिना कारण के कोई 20 साल तक शहर बिना प्लान के नहीं रह सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मुश्किलें हैं। क्या है मुश्किलें, क्या कुछ परेशानी हो रही है मास्टर प्लान के न होने की वजह से? हमारे साथ सहयोगी आकाश द्विवेदी हैं भोपाल से। आकाश, आप बताएं किस तरीके से मुश्किलें हो रही हैं, क्या कुछ चीजें नजर आ रही? देखिए, जो 2005 में भोपाल की आबादी थी, आज वो आबादी बढ़ चुकी है। 2024 की अगर हम बात करें तो भोपाल में 23 लाख से अधिक की जो जनसंख्या, जो आबादी है वो है। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए, अगर विकास 1995 से लेकर 2005 तक की आबादी के हिसाब से किया जा रहा है, तो उसमें कितने अधिक परिवर्तन की ज़रूरत है। आप पुराने भोपाल की तस्वीरें देखेंगे, पुराने भोपाल पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अव्यवस्थित, कितना अनियोजित तरीके से विकास यहां पर किया गया है। सड़कों पर चलने के लिए जगह नहीं मिलती है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने की कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं। यहाँ हर व्यक्ति परेशान नजर आता है। ये एक उदाहरण के तौर पर अगर सिर्फ हम पुराने भोपाल को देखें तो हमें ये समझ में आएगा। भोपाल में बड़ा तालाब है, बड़ा तालाब के आसपास, इसके अलावा बदबदा के आसपास
जो कैचमेंट एरिया है, इन कैचमेंट एरियो में लगातार जो अनियोजित विकास हुआ वो देखने को मिला। अवैध रूप से कॉलोनियां बनी। बीते दिन भदभदा के आसपास एनजीटी के निर्देश पर बड़ी संख्या में यहां से कॉलोनियां हटाई भी गई जो अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाई गई थी। तो ये भोपाल की जो विरासत है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, पहुंच भी रहा है। और इसके साथ ही बड़े तालाब जो भोपाल की पहचान के तौर पर देखा जाता है, इसके अस्तित्व पर भी संकट मंडरा रहा है। इसके अलावा जब बीते महीनों सरकार ने नया ड्राफ्ट लागू किया था, उस नए ड्राफ्ट के लागू होने के बाद 3000 से अधिक आपत्तियां सरकार के पास पहुंची थी। इन आपत्तियों को दरकिनार किया गया। क्रेडाई के सदस्यों ने भी उस वक्त सवाल उठाए थे। बीजेपी से जुड़े जो जनप्रतिनिधि रहे, विधायक रहे, स्थानीय विधायक, चाहे वो रामेश्वर शर्मा हो, कृष्णा गौर हो या अन्य लोग हों, इन लोगों ने भी आपत्ति ली। और जो भोपाल के बौद्धिक वर्ग है, भोपाल का बौद्धिक वर्ग, वो हरियाली वाले क्षेत्रों को नष्ट करने को लेकर इस ड्राफ्ट पर आपत्ति ले रही थी। और जो आपत्तियां हुई, जो आपत्तियां सरकार को दी गई या जिन लोगों ने जताई, उन आपत्तियों पर सरकार को विचार करना चाहिए था और उन आपत्तियों के विचार के आधार पर संशोधन होता। लेकिन न तो संशोधन हुआ, सीधे ही ड्राफ्ट को नए सिरे से लागू करने की बात कह दी गई और ड्राफ्ट रद्द कर दिया गया। ये जो ड्राफ्ट बना था वो ड्राफ्ट 2031 की अनुमानित आबादी के आधार पर तैयार किया गया था, यानी कि 2031 तक इसका पूरा जो लागू करने की प्रक्रिया है उसे पूरी की जाती। लेकिन अब सरकार के अफसर और नगरीय प्रशासन मंत्री कह रहे हैं कि हम 2041 के बाद की जो आबादी होगी उसे हम ध्यान में रखते हुए नया मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। और ये कहते कहते आज करीब 20 साल पूरे होने के कगार पर, अगर हम 1995 से जोड़ते हैं तो 29 साल के आसपास का वक्त बीतता जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस बीच सरकारें कितनी बदल गई। बीच में कांग्रेस की सरकार आई, उस वक्त भी कोशिशें हुई, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, फिर कोशिशें होती हैं, कोशिशें हुई, तारीखें मिलती गई और बार बार ये कहा कि मास्टर प्लान धरातल पर लागू हो जाएगा। लेकिन धरातल पर कब तक लागू हो पाएगा अभी भी ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि जरूर अंदर खाने से बात आती है कि दिसंबर तक लागू करने की तैयारी है, लेकिन ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस बात का कोई अभी तक पुख्ता प्रमाण नहीं कि दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 तक सरकार भोपाल का मास्टर प्लान लागू कर देगी। भोपाल का मास्टर प्लान ही नहीं, बल्कि अगर हम ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर का देखेंगे तो 2021 से यहां का भी मास्टर प्लान खत्म हो चुका है। तो इन शहरों में भी मास्टर प्लान की जरूरत है, लेकिन भोपाल की ज्यादा जरूरत इसलिए है क्योंकि 20 सालों से मास्टर प्लान अटका हुआ है। और मुझे लगता है कि जो डेवलपमेंट के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे तो मनोज मीक जी से और एक सवाल कीजिएगा कि क्रेडाई के सदस्यों को किन बातों पर अधिक आपत्ति थी जो नया ड्राफ्ट अभी हाल ही में रद्द हुआ है उस ड्राफ्ट पर। बिल्कुल अमृत, बिल्कुल। आकाश पूछ लेते हैं। मनोज जी, क्या आपत्ति है क्रेडाई के जो सदस्य हैं उन्हें? मनोज जी, पिछले प्लान में तो सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि जितना भी आउटस्कर्ट का एरिया था वहाँ पे FAR 0.25 कर दिया गया था। मतलब आप 1000 फीट पे, 1000 फीट के प्लॉट पे सिर्फ 250 स्क्वायर फीट बना सकते थे। कैसे संभव है? शेष FAR आपको खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो हाउसिंग है और जो अफोर्डेबल हाउसिंग की हम बात करते हैं, हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं, वो चूँकि आउटस्कर्ट्स में ही होगी और वहीं पे 0.25 कर देगा। मैं तो मतलब क्रेडाई तो इसको समझ नहीं पाई कि इसके पीछे क्या कारण रहा होगा कि क्यों इस तरह के निर्णय लिए गए। और उसी तरह कैचमेंट एरिया से लेके लो डेंसिटी एरिया में मतलब अजीब तरह का प्लान देखने को मिला हमें। वो तो अच्छा है कि वो नए सिरे से फिर बन रहा है, लेकिन नए प्लान में एक और कहानी है, ये है कि 2047 के लिए बन रहा है। मतलब आज से 23 साल 25 साल के लिए, 25 साल बाद आबादी कितनी होगी इसका एक तो अनुमान लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिले तो इसलिए हो गए कि जो 95 का मास्टर प्लान था जो 2005 तक के लिए लागू था, उसको बहुत दिनों तक जब नहीं आ रहा था, 2005 के बाद तो ये कह दिया जाता था कि 25 लाख की आबादी के लिए बना था और 25 लाख की आबादी अभी हुई नहीं है जी। तो जब 95 में आप आबादी का अनुमान नहीं लगा पाए थे तो 10 साल का, तो अभी ये 23 साल या 25 साल का अनुमान कैसे लगाएंगे? पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर 47 में 45-50 लाख की आबादी होने वाली है शहर की, तो उतनी बड़ी आबादी के लिए का टाउन प्लान करने में के सक्षम लोग हैं क्या हमारे यहाँ? हालांकि जो हमारे यहाँ के टाउन प्लानर्स हैं और जो अधिकारी हैं उनका लंबा अनुभव है,
लेकिन 10 साल के लिए प्लान बनता है, हर 5 साल में रिव्यू होना चाहिए, जो दुनिया भर की शहरों में किया जाता है। लेकिन सीधे 2047 के लिए बनाया जा रहा है, वो क्या डेंसिटी की जाएगी? क्योंकि हमारे भोपाल में एक और इशू है कि जो पूरा भोपाल का जो हुजूर तहसील है वो ऑलमोस्ट पूरा प्लानिंग एरिया में ले लिया गया है। अब बढ़ने की जगह नहीं है, या तो बैरसिया तहसील में जाया जाए या दूसरे ज़िलों में जाया जाए। अगर प्लानिंग एरिया बढ़ाना है तो चारा सिर्फ डेंसिटी बढ़ाने का बचता है, तब क्या स्थिति होएगी? तो अभी तो ये जो प्लान आएगा तो और नई चुनौतियां सामने हमें दिख रही हैं। अब देखिए, पहले तो प्लान कब आएगा इस पे ही अभी तक संशय है, और क्योंकि अब इतने सालों से लगातार भरोसा दिया जाता है, अब कोई भरोसा किसी की बात पे होता नहीं है। जिस दिन प्लान आ जाए, और प्लान पहले तो ड्राफ्ट आएगा, फिर आपत्तियां और सुझाव सुनवाई होगी, उसके बाद में फाइनल प्लान आता है। फाइनल प्लान 20-20 फाइनल प्लान सरकार के पास जाके अटके रहते हैं सालों के लिए। तो ये मध्य प्रदेश में जो कि अर्बनाइजेशन के मामले में राष्ट्रीय औसत से कम है, मतलब जो मध्य प्रदेश है 27% अर्बनाइज है, जबकि देश हमारा 32% अर्बनाइज है। उसके बाद भी हम इस तरह की लापरवाहियां करेंगे तो हम कैसे इकोनॉमिक? जाहिर सी बात है, हम भविष्य के लिए बेहतर योजना नहीं बना रहे। वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, कुछ वैसा ही मालूम पड़ता है। बहरहाल सबाजीत यादव जी, एक बड़ा सवाल ये है कि आईएएस अधिकारी या बड़े अधिकारियों या बुद्धिजीवियों का एक बड़ा सपोर्ट है, और इस पूरे देश में किसी को संदेह नहीं है किसी आईएएस ऑफिसर की काबिलियत पर। उसके बाद भी ये मुश्किल क्यों है? इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं, देखिए क्या है कि किसी वर्ग के अधिकारी की बात तो मैं नहीं करूंगा। सभी के पास काबिलियत है और सभी लोग क्रियाशील हैं, आम नागरिक भी, मीडिया भी और अन्य क्षेत्र के कार्य करने वाले भी। एक चीज जो अभी इस पर मुद्दे की बात आई थी वो ये थी कि साहब, मैं आपको खुद बताऊं कि जो पिछला मास्टर प्लान पब्लिश हुआ था अभी 2020 से अपना वो चलता रहा, उसकी स्थिति ये हो गई थी कि मास्टर प्लान में जो तालाब का नक्शा था, जब संचालनालय स्तर से पब्लिश हुआ तो वो कुछ था, और जब शासन स्तर से पब्लिश हुआ तो वो नक्शा भी परिवर्तित हो गया था। मतलब आप सोचो कि कितनी बड़ी गंभीर अनियमितताएं की गई। हमने तो स्वयं इस मुद्दे को उठाया कि भाई कम से कम तालाब का एरिया और तालाब का नक्शा तो नहीं बदलता, लेकिन वो भी बदला हुआ था। तो ये व्यक्तिगत आकांक्षाओं, इच्छाओं के आधार को जब इसमें समाहित करने का कोई भी अवसर मिलता है तो लोग उस कृत्य को कर देते हैं। उसके लिए कोई, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, मतलब इस पर कोई डिफरेंस नहीं किया जा सकता। तंत्र के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत अच्छी कहावत की गई थी कि तंत्र कैसा हो इस पर बहस मूर्ख लोग करते हैं जी, व्यक्ति कैसा है मुद्दा ये होना चाहिए। जाहिर सी बात है। सुयश कुलश्रेष्ठ साहब, इस समस्या का समाधान क्या, कैसे, क्या देखते हैं आप? देखिए, भोपाल के मास्टर प्लान में एक बहुत जो कमी है उसके लागू होने में, शासन स्तर पे कोई भी आदेश जारी हो सकता है और उसमें हो सकता है कि उसके क्रियान्वयन में परेशानी हो या उससे जनता को भी परेशानी हो। मास्टर प्लान को प्रकाशित होने के बाद उसमें अमेंडमेंट के भी संभावना रहती है, अलग अलग धाराएं हैं जिसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो एक दृढ़ राजनीतिक इच्छा की आवश्यकता है। भोपाल लगभग 7 विधानसभा क्षेत्र से बना हुआ है और वर्तमान समय में लगभग 16 शासकीय एजेंसियां हैं जो भोपाल के विभिन्न प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करती हैं, मगर इन सब संस्थाओं में आपस में समन्वय नहीं होता और सभी विधायकों में भी आपस में समन्वय नहीं है। आवश्यकता ये है कि भोपाल का कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व हो जो इसको एक मुख्य मुद्दा बनाकर और प्रशासनिक रूप से इसको लागू कराने में विशेष प्रयास करे, तभी कुछ हो सकता है। नहीं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो अलग अलग विधायक अपने अपने हिसाब से विकास योजनाएं बना रहे हैं और अपने अपने हिसाब से वो डेवलपमेंट करते जाते हैं। मैं इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात जो समझ रहा हूँ वो ये है कि लगभग पूर्व और उत्तर दिशा में जो क्षेत्र है, रायसेन रोड और विदिशा रोड,
उसमें बहुत सी, जब ये जो 1995-2005 के मास्टर प्लान में कृषि भूमि थी, वहाँ पे अनियमित रूप से अवैध कॉलोनियों का निर्माण होता जा रहा है, और अनियमित रूप से जो अवैध निर्माण हो रहा है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं वहाँ पे रहवासियों को भुगतना पड़ेगा और स्थानीय शासन को भुगतना पड़ेगा। जब कभी वहाँ पे आग लगेगी, कभी वहाँ पे किसी प्रकार की बाढ़ आएगी, जो पानी के स्रोत हैं, नाले हैं, उनको सुरक्षित नहीं रखा गया, उन पे भी निर्माण कार्य हो गया, तो जब आप देखते होंगे बारिश के समय, जाहिर सी बात है मुश्किलें आएंगी, और इससे पहले भी मुश्किलें आ चुकी हैं सर। बीआरटीएस को तोड़ना पड़ा, उसके साथ साथ मास्टर प्लान न होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अव्यवस्थित तरीके से वो नजर आता है। बड़े तालाब के पास हालांकि कहा जा रहा है कि वो इस वजह से नहीं है, लेकिन लोगों को भी ये जानकारी हो कि सरकार या प्रशासन का प्लान क्या है, तो उस तरीके से वे भी आगे बढ़ते हैं। कई सवाल हैं। आकाश, हमारे सहयोगी, आपने एक खास रिपोर्ट भेजी है, जाहिर सी बात है आपने काफी रिसर्च इस मामले पर किया और कई लोगों से आपने बातचीत की होगी। क्या आपको नजर आता है सरकार का या प्रशासन का रुख इस मामले को लेकर? देखिए, सरकार दावा तो ये कर रही है कि हम मास्टर प्लान को लागू करना चाहते हैं, और ड्राफ्ट भी तैयार हुआ, 5 बार के आसपास ड्राफ्ट तैयार होता है, लेकिन उस ड्राफ्ट को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता है। अब पहले की आबादी और अभी की आबादी बदल चुकी है। हमने मनोज मीक जी को सुना, सुयश कुलश्रेष्ठ जी को सुना और सवाजीत यादव जी को सुना। तीनों लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से इस बात को समझाने की कोशिश की कि मास्टर प्लान कितना ज़रूरी है, और अभी और पहले की आबादी के अनुसार से जो सरकार अब 2047 के हिसाब से मास्टर प्लान लागू करने की बात कर रही है, अगर उसकी अनुमानित आबादी अभी तय कर ली जाती है, जैसे पहले तय कर दी गई थी, और वो उस आबादी के अनुसार अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया या इसके पहले तक नहीं हो पा रहा था, तो यह हवाला दिया जा रहा था कि अभी उतनी आबादी हुई नहीं है, तो आगे इतने लंबे साल तक वो आबादी कैसे अनुमानित की जाएगी और उसके अनुसार विकास कैसे होगा, अभी भी ये सवाल है जो मनोज मीक जी पहले जिक्र कर रहे थे। अभी मास्टर प्लान लागू ना हो पाने की वजह से, चाहे वो विभागों के समन्वय की हम वो कहें कि कमी है, या फिर जो भोपाल के लोकल नेता हैं, भोपाल के विधायक हैं, क्योंकि 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, और बिल्कुल सुयश कुलश्रेष्ठ जी कह रहे थे कि पहले भी इनमें समन्वय की कमी दिखी, और मैंने भी ये बात जिक्र किया कि बीजेपी के ही विधायकों ने तमाम बातों पर आपत्तियां ली थी। जो भोपाल के शहरी क्षेत्र से सटे हुए गांव हैं, उन गांवों को भी मास्टर प्लान में संभवतः शामिल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आपत्ति ली गई कि ग्राम सभाओं से, जाहिर सी बात है मुश्किलें हैं और मुश्किलें अभी आएंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमें उम्मीद है इन मुश्किलों से इतर, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और प्रशासन इस मामले पर गंभीरता से ध्यान दे, शहर की सूरत बेहतर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुयश कुलश्रेष्ठ साहब आपका, अभिजीत यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आकाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और मनोज मीक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं सरकार और प्रशासन इस मामले पर गंभीरता दिखाए और जल्द ही हम एक बेहतर तस्वीर देखें, एक बेहतर रिपोर्ट आप तक लेकर आए। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students. The flourishing 70-acre campus, more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। प्रायोजक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर और SBI सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। ये है NDTV और आप देख रहे हैं NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
साल 2005 से राजधानी भोपाल के पास नहीं मास्टर प्लान, बेतरतीब तरह से हो रहा शहर में विकास कार्य। साल 1995 में आखिरी बार 10 साल के लिए लागू हुआ था मास्टर प्लान। भोपाल में पार्किंग माफिया के खिलाफ एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर। खबर दिखाने के बाद एडिशनल कमिश्नर ने मारा छापा, कई कर्मचारी सस्पेंड। अंबिकापुर में फिल्म दृश्यम जैसी वारदात, हत्या कर पानी की टंकी की नींव में दफनाया युवक का शव। पुलिस ने नींव खोदकर बरामद किया शव। 7 जून से लापता था युवक। रायगढ़ में नगर निगम की बड़ी लापरवाही, गांधरी पुलिया में खुले नाले में गिरा बाइक सवार युवक। लोगों ने खुद बैरिकेड लगाकर रोड किया ब्लॉक, वीडियो भी आया सामने। आयोजक है मुल्तानी कूका कफ सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप ना बदलें। नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 प्रदेश बन गया है। आइए इसी पर देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम हरा सोना। एमपी की जमीन ने कमाल कर दिया। एमपी के किसानों की मेहनत से पैदा हुआ हरा सोना प्रदेश को नंबर 1 बना गया। एमपी अब सोयाबीन के उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 बन गया है। देश भर में मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश सोया प्रदेश कहा जाता है और मध्य प्रदेश के लिए सोयाबीन सोने से कम नहीं। 30 साल की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र ने 2021-2022 में इसे पछाड़ दिया और पहला स्थान खुद हासिल कर लिया। लेकिन 2023-24 के आंकड़े बताते हैं, जो केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश सोयाबीन उत्पादन में पहला राज्य है। मेरे दोनों तरफ आप सोयाबीन के खेत देख रहे हैं और इन खेतों में लहराती हुई ये सोयाबीन की फसल बताती है कि निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में ये हरा सोना न केवल प्रदेश की उन्नति के रास्ते खोलता है, बल्कि कहीं ना कहीं इस सोने से किसानों को भी फलीभूत होने के आसार दिखाई देते हैं। अगर हम जानकारों से जानने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें तो हम ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश देश भर में पहला राज्य सोयाबीन को लेकर के क्यों है। सिंह साहब बता दीजिए आप कि पहला राज्य क्यों है। पहला राज्य इसलिए है कि एक तो जो मध्य प्रदेश है वो सोया प्रदेश के नाम बहुत दिन से जाना जा रहा है, और दूसरा जो खरीफ की मध्य प्रदेश की जो खरीफ की एक प्रमुख फसल है और सबसे ज़्यादा रकबे में होती है। देश में लगभग 110 लाख हेक्टेयर सोयाबीन का रकबा है, जिसमें से मध्य प्रदेश में लगभग 54 लाख हेक्टेयर मध्य प्रदेश में है। और ज़्यादातर जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश के वो सोयाबीन ज़िले हैं, उनमें मुख्य फसल खरीफ में सोयाबीन होती है कुछ ज़िलों को छोड़ करके। और उत्पादन की दृष्टि से देखें अथवा रकबा की दृष्टि से देखें तो हमेशा पिछले 2 सालों को 2021 और 21-22 को छोड़कर 21-22 और 22-23 को छोड़ करके ये हमेशा ही प्रथम रहा है रकबा में भी, उत्पादन में भी। इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं। और किसी वजह से पिछले 2 सालों में इसका रकबा कुछ मध्य प्रदेश में कम हुआ है, और इसकी मुख्य वजह ये रही है कि कभी कभी कुछ समस्याएं, प्राकृतिक समस्याएं भी आती हैं। जैसे एक बार जो है ना इसमें फलियां सेट नहीं हो रही थी। कभी कभी मौसम की वजह से अभी ऐसा होता है कि मान लीजिए जब बढ़वार चल रही है और उसमें जब मतलब कीड़ों के लिए दवाई पड़ना चाहिए, इसमें मुख्य रूप से कीड़ों की समस्या आती है। और कीड़ों की जब समस्या आती है उस समय मान लीजिए लंबे समय तक बारिश हो गई तो दवाइयाँ भी नहीं पड़ पाती हैं, उसके वजह से इसको नुकसान ज़्यादा पहुंचता है। यही बात है। भार्गव साहब भी हमारे साथ में, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बता दीजिए कि इसकी वैरायटी कितनी होती है और इसको किसान कितने दिन में ले लेता है। देखिए, सोयाबीन में बहुत सारी वैरायटियाँ हैं। आजकल जो वैरायटियाँ आ रही हैं वो अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग, करीब इसकी 80 दिन से लेके और 100 दिन के लगभग की वैरायटियाँ हैं और बड़ी उन्नत प्रजातियाँ हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई हैं और राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय से निकली हुई हैं। और कहा जाए तो हमारे जो सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय है भारत सरकार का, जो ICR का रिसर्च सेंटर है सोयाबीन में, उन्होंने भी निकाली है। बहुत ही उन्नत प्रजातियाँ किसानों के आसपास
जो बीज है वो इन्हीं उन्नत प्रजातियों का है जो 10 साल के भीतर की है, जिनमें GS 9560, GS 9305 ये हुआ करती थी। उसके बाद GS 2034, रासोया 24, रासोया 18 या NRC 157, NRC 131 ये वैरायटियाँ हैं जो हमारे किसान भाइयों के पास उपलब्ध है। सोयाबीन एक ऐसी वैकल्पिक फसल है हमारे खरीफ की, शिवपुरी के साथ साथ मैं पूरे प्रदेश की बात करूँ, क्योंकि मालवा का जो क्षेत्र है और वहाँ की जो भूमि की दशा है वो इसके बड़े अनुकूल है, बड़े माफिक है, तो वहाँ के किसानों की एक बड़ी लोकप्रिय फसल है। बहुत ज़्यादा इसमें लागत भी नहीं आती, लेकिन एक अच्छा मुनाफा देती है। ज़रूरत है इसके अधिकतम उत्पादन की। अभी जो एवरेज प्रोडक्टिविटी देखी जाए तो 11-12 कुंटल तक रहती है, लेकिन हर ज़िले की अलग अलग, तो इसको आवश्यकता है, इसमें टेक्निकल इंटरवेंशन बहुत किए जा सकते हैं। वैरायटी तो है ही, इसमें अभी भी अनुशंसित खाद और उर्वरकों का प्रबंधन किया जाना चाहिए। अगर हम सिंह साहब की बात पर गौर करें तो कहा कि ये कम लागत की ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है, लेकिन इस फसल को लेकर जहां अगर मध्य प्रदेश को सोना राज्य कहा जाता है देश में, तो फिर किसान क्या कहते हैं उनकी बात सुनना भी जरूरी है। MP सोयाबीन उत्पादन में सिर्फ नंबर 1 ही नहीं बना है, बल्कि देश के कुल सोया प्रोडक्शन का करीब 50% हिस्सा अकेले यहाँ पर उगाया जा रहा है। सर, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसमें सोया ताज मिला है, और अगर हम मध्य प्रदेश को कहते हैं तो कहते हैं कि हरा सोना है। जी, ये चूँकि एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, खरीफ में मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है, और ये चूँकि आजकल तिलहन का समस्या है, तिलहन फसलों में आती है सोयाबीन, और तेल की देश में कमी है, विदेशों से आयात किया जाता है, और इससे उसकी काफ़ी पूर्ति हो सकती है, इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है, और जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में उगाई जा रही है। इसलिए जो है ना, ये एक सोने गोल्डन क्रॉप के रूप में है, और इसके वजह से मध्य प्रदेश का नाम है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, पिछले 30 से 40 सालों से सोयाबीन जो है ना मध्य प्रदेश में चल रही है, और लगभग ये प्रथम स्थान पे ही रही है, और इसीलिए जो है ना मध्य प्रदेश को बहुत पहले से सोया प्रदेश कहा जा रहा है। ये भी धीरे धीरे महाराष्ट्र में भी इसका खेती बढ़ती गई, और आज की डेट में ये है कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों टक्कर पे रहते हैं, और इनका जो शेयर है लगभग 40 और 41% के आसपास दोनों का है। इस साल जो है ना 41% लगभग मध्य प्रदेश का है, और 40-40.5% महाराष्ट्र का है। तीसरे नंबर पे जो है वो राजस्थान आता है, उसका लगभग पूरे देश में 8% शेयर है राजस्थान का। तो इस प्रकार से जो है ना आज हम कह सकते हैं कि पिछले 2 सालों के बाद फिर से मध्य प्रदेश जो है ना प्रथम स्थान पे आ गया है सोयाबीन उत्पादन में और इसके रकबा के हिसाब से। लेकिन उसके पहले ये लगातार काफ़ी समय तक जो है ना मध्य प्रदेश ही प्रथम स्थान पे रहा है और सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता रहा है। यकीनन MP के किसानों की ये उपलब्धि के लिहाज से प्रदेश की इकोनॉमी में मदद करने वाली है, क्योंकि सोया स्टेट होने से प्रदेश में इससे जुड़े प्रोडक्ट्स के उत्पादन में भी तेजी आएगी। अगर हम बात मध्य प्रदेश में सोयाबीन के उत्पादों को लेकर रोजगार पैदा होने की करें तो क्या संभावना देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और प्रकृति से ही सब कुछ मिलता है, प्रकृति से ही हमें रोजगार मिलता है और सारी चीज़ें अपार संभावना प्रकृति में देखी जाती है। बात आती है मध्य प्रदेश में सोयाबीन की। सोयाबीन की खेती करना बहुत आसान खेती है और बहुत अच्छी मात्रा में सोयाबीन खेतों में किसानों को निकलता है। अब हमारे यहाँ देखिए, आप नए पढ़े लिखे जो रोजगार जो किसान आ रहे हैं, नए पढ़ लिख कर वो अपनी यूनिट्स लगा रहे हैं छोटी छोटी, या खेती कर रहे हैं सोयाबीन से। तो मध्य प्रदेश सरकार MSME में रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके लिए काफ़ी प्रोडक्ट सोयाबीन से बनते हैं, जैसे आटा है, पनीर है, दही है, ब्रेड है, अब बेकरी में भी यूज़ होने लगा है। छोटी छोटी यूनिट्स लगती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, 1-1.25 लाख में एक यूनिट लग जाती है और अपार संभावना है। वो प्रोडक्ट पहले बड़े बड़े शहरों में या बड़ी बड़ी जगहों में यूज़ करते थे, आज छोटी जगहों में भी लोग क्योंकि सोयाबीन में बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है, एक बहुत अच्छा स्रोत है। सोयाबीन बड़ी आप देखिए, बहुत पुलाव में डलती है, चावल के साथ लोग खाते हैं, उसकी सब्जी बनती है, उसके भी प्रोडक्ट की यूनिट बनाते हैं लोग, तो उससे बहुत रोजगार मिलता है। सोयाबीन मध्य प्रदेश को सोया स्टेट बना रहा है, उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर पहुंच चुका है, देश की प्रोटीन की जरूरतें पूरी कर रहा है। लेकिन सोया किसानों का अपना ही दर्द है।
मध्य प्रदेश में अगर हम बात सोयाबीन की करते हैं तो सोयाबीन को मध्य प्रदेश के लोग हरा सोना के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे की वजह साफ है कि देश भर में मध्य प्रदेश सोया उत्पादन में नंबर 1 राज्य है। और अगर हम इसके इतिहास पर नज़र डालें तो ये कहता है कि 10वीं शताब्दी में चाइना की ये फसल भारत पहुंची, फिर 1970 के दशक में इसे मध्य प्रदेश के किसानों ने अपनाया और तब से लेकर आज तक मध्य प्रदेश इस सोयाबीन उत्पादन को लेकर चर्चाओं में न केवल बना रहता है बल्कि पहले पायदान पर भी है। अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो पिछले 2 सालों में महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश से ये तमगा छीन लिया था, लेकिन अब 2024 में एक बार फिर मध्य प्रदेश देश का पहला सोया उत्पादन राज्य बना है। सोयाबीन जो है वो भारत की फसल है या फिर कहीं और से हमारे देश में आई? नहीं, सोयाबीन जो है हमारे अपने देश की फसल नहीं है। ये सोयाबीन मुख्य तौर पर चीन, जापान, मंगोलिया इधर की फसल है। ये हमारे यहाँ इसको शुरू में एक्सपेरिमेंट के लिए लाए थे हम, क्योंकि हमारे देश में खाने के तेल की बहुत कमी थी। तो ये मुख्य तौर पर तो तिलहनी फसल है और तिलहन की फसल होने के साथ साथ इसका जो तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वो खली जो है उसमें अच्छा हाई प्रोटीन होता है और वो जानवरों के लिए भी बहुत उपयोग में आती है। तो चूँकि हमारा देश लाखों रुपए का तेल आयात करता था हमारी आवश्यकता के लिए, तो हमने इस सोयाबीन को अडॉप्ट किया। 1970 से शायद हम कर रहे हैं। हाँ, 1970 से हमारे देश में ये आई है शुरुआत में, और उसमें यहाँ पर मध्य प्रदेश इसमें और महाराष्ट्र ये दो राज्य हमारे देश के थे जिन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह एक बड़े पैमाने पर किसानों को प्रोत्साहन भी दिया सरकारों ने, ताकि हम लोग किसान जो है धीरे धीरे सोयाबीन की तरफ जाएं। और ये खरीफ की फसल है। खरीफ में हमारे देश में तो तिलहन के रूप में अधिकांश तिल उत्पादन होता था, मूंगफली उत्पादन होता था। तिल का प्रोडक्शन इतना अधिक नहीं था और ज़्यादा पानी पड़ जाने से तिलहन की फसल खराब हो जाती थी। सोयाबीन में ये क्वालिटी है कि ज़्यादा पानी और कम पानी दोनों में अच्छी तरह अच्छी फसल दे देता है, सर्वाइव कर जाता है। एक चीज़ और पूछेंगे, जैसे चाइना की ये फसल थी, तो चाइना की फसल तो बताते हैं कि 10वीं शताब्दी में भारत में आई थी, तो 10वीं शताब्दी से हमने 1970 तक क्यों इसे एडॉप्ट नहीं किया? नहीं, लेकिन हम लोगों ने इसलिए सेटअप नहीं किया क्योंकि हम लोगों हमारे देश में अलसी है, तिलहन है, एक रमतिल्ली है, मूंगफली है। हमारे देश में इसकी खपत ज़्यादा थी और ये खपत ज़्यादा होने से हम लोगों की परंपरागत खेती में हम लोग इसमें ज़्यादा इसका उपयोग करते थे। मध्य प्रदेश का हरा सोना सोयाबीन, और सोयाबीन को लेकर अगर हम बात करें तो खरीफ फसलों में प्रमुख फसल मानी जाने वाली ये फसल न केवल तेल मुहैया कराती है बल्कि कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन प्रोडक्ट को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित रहते हैं। आपने सोयाबीन पनीर सुना होगा, आपने सोयाबीन मिल्क भी सुना होगा, अब सोयाबीन बड़ी भी आती है और इसके साथ अन्य कई बेकरी उत्पाद भी, और जिनमें न केवल कस्टमर बहुत रुचि दिखाते हैं बल्कि इसका व्यवसाय व्यापार दोनों तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और लगातार सोयाबीन के जो साइड प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में अपनी जगह बना रहे हैं। इसी बात को लेकर अगर हम मध्य प्रदेश को जोड़कर देखें तो मध्य प्रदेश में सोया प्रोडक्ट को लेकर अन्य तरीके से न केवल व्यापारिक संभावनाएं बढ़ी हैं बल्कि किसानों की प्रगति के रास्ते भी खुलते हुए दिखाई देते हैं। सर, आप अध्यक्ष हैं इंडस्ट्रियल एरिया के, तो आप ये बता दीजिए कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में उत्पादन के मामले में सोयाबीन नंबर 1 है, इसके क्या एडवांटेज देखते हैं? सोयाबीन की खेती जो है बहुत अच्छी है मध्य प्रदेश के अंदर और व्यापक स्तर पर हमारे किसान इसको पैदावारी करते हैं और इसके काफ़ी उत्पाद हैं। इसके सोया बड़ी है, सोया आपका पनीर है, सोया मिल्क है, आपका सोया खोया है, पापड़ हैं, बहुत से इसके उत्पाद हैं। अन्य और भी जिसके उत्पाद हैं, ब्रेड में भी ये काम में आ रहा है। और मेन इसका जो है इस समय बड़ी जो सिटीज़ हैं उसमें सोया पनीर बहुत ज़्यादा व्यापक, जो 5 स्टार्स होटल हैं उसमें सोया पनीर बहुत लग रहा है और काफ़ी मात्रा में बिकता है। एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि हर चीज़ में किसी में भी कुछ मिलावट हो सकती है, पर सोया पनीर में या सोया मिल्क के अंदर कोई मिलावट का कार्यक्रम भी नहीं है। तो गवर्नमेंट को इस पर फोकस करना चाहिए जिससे हमारे किसानों को लाभान्वित हों
और यहाँ हमारे इस इलाके में, शिवपुरी इलाके में, छोटे कुटीर उद्योग भी लगे। MSME के माध्यम से इनको जो है प्रोत्साहन देना चाहिए गवर्नमेंट को, और आगाह करना चाहिए, और इस संबंध में इनको जागरूक करना चाहिए कि इसमें उद्योग आए। और हमारे जो आज के बच्चे जो पढ़कर नौकरी की तलाश में है, तो नौकरी की तलाश में जाते हुए यहाँ आए, छोटे उद्योग लगाएं, अपना उद्योग लगाएं। वो नौकरी ना करें, परंतु अपनी फैक्ट्री में नौकर रखें। क्या इतना जो एडवांटेज है मध्य प्रदेश में सोयाबीन को लेकर? जी हाँ, बिल्कुल एकदम एडवांटेज है और बढ़ता ही जा रहा है। सबसे बड़ी क्या है, जैसे ये छोटी जगह है शिवपुरी, हम लोग सोचते हैं कि छोटी जगह है, हम माल बनाएंगे तो बिकेगा कहाँ। तो गवर्नमेंट को वो हमको मार्केट उपलब्ध कराना चाहिए, और अप टू इसके तो एक्सपोर्टर्स जो हैं उनसे हमारा रिलेशन बनना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि साहब ये प्रोडक्ट हैं। तो हमारी छोटी छोटी इकाइयाँ 10 इकाइयाँ लगी तो एक बहुत बड़ी इकाई हो जाएगी, तो उनका सारा प्रोडक्शन हम उनको दे सकें, एक्सपोर्टर्स को दे सकें, और यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें ये लोग, और धन देश के लिए रेवेन्यू आ सके। हेल्थ विशेषज्ञों यानी चिकित्सकों की बात मानी जाए तो चिकित्सक कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड में सोयाबीन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपको शक्ति से लबरेज करता है और ये शरीर के लिए बेहद लाभदायक है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वो इसे किस तरह से डिस्प्ले करते हैं और हमें इसकी गुणवत्ता की जानकारी देते हैं। सोयाबीन है, उस सोयाबीन को कैसे देखते हैं आप? मतलब एक चिकित्सकीय सलाह क्या है सोयाबीन? सोयाबीन जो अन्य दालें हैं उसी तरह से दालों में ही आती है, लेकिन सोयाबीन की जो खास विशेषता है वो है इसकी प्रोटीन का कंटेंट। प्रोटीन कंटेंट उसमें 35 से 36% तक तो मिनिमम रहता ही है, और कुछ कुछ जगह इसको और भी इसके ऊपर देखा गया है 40% तक, लेकिन 35-36 पर 100 ग्राम का इसका औसत है निकालने का। तो इतना प्रोटीन निकलता है, इतना प्रोटीन किसी उसमें मटन में भी नहीं निकलता। तो कुल मिला के ये बस इतनी सी है कि अगर इसके और प्रोडक्ट आ जाएँ और इसके कड़वेपन को हटाने के लिए बाकी कार्रवाई हो जाए तो शाकाहारी के तौर पर उपलब्ध प्रोटीन के रूप में ये सबसे बढ़िया साधन हो सकता है ग्रामीण स्तर पे भी, और बाकी मैंने सुना है कि स्कूलों में भी मिड डे मील में इसको शामिल कर लिया है। तो सोयाबीन बहुत बढ़िया है। सोयाबीन से अपन को स्थानीय स्तर पर ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन मिल सकता है, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि ये बायोलॉजिकली इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कुछ कमी होती है। वो चाहें तो आप दाल चावल मिलाते हैं, अगर उस तरह से अपन मिला देते हैं तो उसमें कुछ कमी को दूर हो जाता है, और शाकाहारी स्तर पे ही। और अगर मिल्क मिला दें तो मिल्क फिर बायोलॉजिकली कंप्लीट हो जाता है, या उसके प्रोडक्ट इसके साथ मिला दें तो अपना भोजन एकदम कंप्लीट हो जाएगा फिर, और बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी ये। मध्य प्रदेश देश भर में सोयाबीन उत्पादन को लेकर लगातार अपनी मजबूत जगह बनाता जा रहा है। किसान कहते हैं कि सरकार अगर उन्हें MSP के रूप में 6,000 रुपये दे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके दुनिया भर के देशों में सोयाबीन की सप्लाई करने में सक्षम हो सकेंगे। इधर उद्योगपति कहते हैं छोटी इकाइयों को अगर बढ़ावा मिले और उन्हें सरकार माल खरीदने के लिए आश्वासन दे तो निश्चित तौर पर उनको भी बढ़ावा मिलेगा। चिकित्सक तो पहले से ही कहते हैं कि सोयाबीन में न केवल बहुत सारे न्यूट्रिशंस हैं, विटामिन्स हैं, बल्कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश देश से निकलकर दुनिया में अपनी सोयाबीन को लेकर बड़ी पहचान बना ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए, सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो दलहन परिवार से तालमेल रखते हुए और तिलहनी समूह में आती है। इसमें सोयाबीन में करीब 20% के लगभग तेल रहता है और 40% प्रोटीन रहती है। अपने आप में ये परिलक्षित करता है कि ये बहु उपयोगी फसल है। इससे तेल तो निकाला ही जाता है, प्रमुख तिलहनी फसलों में ये प्रमुख स्थान रखती है। काफ़ी बड़ा इस पे क्षेत्र जो तो सोयाबीन से तेल से पूर्ति होता है। इसके साथ साथ जो हमारे वैकल्पिक उत्पाद हैं, जैसे सोया दूध, सोया मिल्क तैयार होता है, सोया मिल्क से फिर इसका पनीर बनाया जाता है, सोया पनीर, और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कन्फेक्शनरी आइटम है, बेकरी आइटम है, या सोया बड़ी है, या प्रोसेस्ड आइटम है, जो हमको एक शाकाहारी प्रोटीन के रूप में बड़ा अच्छा उपयोगी है। तो सोयाबीन एक लाभकारी ही नहीं, बहुत ही बहुउपयोगी फसल, किसानों के साथ साथ ये जन सामान्य के लिए पोषण की दृष्टि से बड़ी लाभकारी फसल है। मध्य प्रदेश में इसका कितना विस्तार देखते हैं आप? देखिए, ये नवाचार के रूप में शुरुआत हुई थी, अब धीरे धीरे इसका विस्तार होने लगा है। ये हमारे भारत सरकार का एक संस्थान है, सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर में, वह इसको गति देते हुए आज पूरे मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य दूसरे प्रदेशों में भी ये क्षेत्र बढ़ा हुआ है, और विश्वविद्यालय या दूसरे संस्थानों के साथ, कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ साथ ये जो महिला बाल विकास के कार्यकर्ता हैं उनको भी प्रशिक्षण देते हुए, उनको इस बात से अवगत कराते हुए कि सोयाबीन आधारित जो प्रोडक्ट हैं वो बताते हुए अधिकतम जो हमारे
जन सामान्य उन तक इसकी पहुंच कराई जाए। हालांकि मंडी में पहुंचे कुछ किसानों की भी अपनी समस्या है। वो कहते हैं कि सरकार और उनके बीच में तालमेल नहीं बैठता। सरकार 4480 रुपये का एमएसपी देती है और किसान कहता है कि उसे 6000 रुपये की दरकार है। बहुत सारे मंडी में किसान हैं जो अपनी सोयाबीन को लेकर के पहुंचे हैं। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझते हैं कि वो सरकार से तालमेल क्यों नहीं बिठा पा रहे हैं। आप किसान हैं, किसान एक खेती करता है, सोयाबीन की फसल करता है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन पहले नंबर पे है। हम पूरे भारत को सोयाबीन देने का काम करते हैं। किसान को कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता सर। जो भाव वर्तमान में जो चल रहा है नहीं, मामला लागत घर से लगानी पड़ रही है। एक साल रकबे के बाद में आज जाको भाव मिलो 4400 रुपये, एक साल घर पर रकबे के बाद में। अब एक साल को ब्याज पूरी लागत मिला के घर से पैसे बनाने पड़ रहे हैं हम स्थिति आज की तारीख में। ऐसा क्यों होता है? ये तो साहब लागत सोयाबीन में टोटल एक बीघा में मजदूरी आज से 10 साल पहले 100 रुपये 80 रुपये हुआ करती थी। आज 500 रुपया एक मजदूर ले तो सोयाबीन कटाई के, तो मजदूरी तो 5 गुनी हो गई, 100 के 5 हो गए। खाद हम 500 को डालते 12 साल पैसे, आज वो कट्टा 1500 रुपया को है। दवाई 200 की डालते वो दवाई आज 1000 रुपये की है। लागत बढ़ के 20 गुनी हो गई कम से कम। 10 साल से आज 20 गुनी लागत है और दर 10 साल पहले 4800 बेचते, आज वो 4200 4100 बेच रहे हैं। सरकार तो कहती है कि सोयाबीन का उत्पादन कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदे का सौदा। साहब सरकार किसानों को पूरी तरह शोषण कर रही है। हर चीज किसान आगे तो आप तो जानकारी है, पहले किसान पर कोई टैक्स नहीं है। तो अब किसान के ट्रैक्टर पर टैक्स है, हर चीज पर टैक्स है किसान के पे। मजदूरी से लेकर हर चीज इतनी महंगी हो गई है कि लागत तो बहुत दूर की बात है। बाकी बावजूद ही भगवान के भरोसा रहना है, पानी देखना है। पहले हम सोयाबीन अगली साल पहले करते तो कोई दवाई नहीं डालते हम, अब 6 बार दवाई डालते हैं। बाकी बावजूद बीघा हम 3 कुंटल निकलते बस, और 3 कुंटल 12,000 रुपया होता है और लागत कम से कम 14,000 बैठती है एक बीघा में। 14,000 बैठती है। अब बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि किसान के लिए सोयाबीन की फसल में मेहनत के साथ साथ लागत भी बढ़ी है। आप बता दीजिए कि जो नई एमएसपी की मांग किसान कर रहे हैं वो कितने की कर रहे हैं? किसान का कम से कम जो ये निकलता है 1 कुंटल एक बीघा में 5 कुंटल का, तो वो हिसाब से 6,000 रुपये तो किसान का भाव होना चाहिए। किसान को इससे पड़ता पड़ेगा, तो भाव हो जाता है कम, फसल भी निकलती है, किसान को कुछ मिलता भी नहीं है। किसान बड़ी मुश्किल से कर्जा भोरा करके अपनी पार लगा रहा है और इससे आगे मैं कुछ कहेगा। 6,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। इससे सोयाबीन नया सोयाबीन तो 6,000 रुपये आम बात बेचना जरूरी है। सोयाबीन 6,000 रुपये बिकना चाहिए। 6,000 में बेचेगा तो लागत निकल के थोड़े बहुत 2 पैसा की प्रॉफिट हो जाएगी बस, अपनी मजदूरी मिल जाएगी किसान, और ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो गया। बम्पर पैदाइश हुई है सोयाबीन की। मध्य प्रदेश राज्य बना है पहला देश के अंदर, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसका फायदा आपको मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिल रहा? फायदा तो मिलना चाहिए। हाँ। जैसे कि जो मांग है हमारी 6,000, तो वो तो मिलना चाहिए। 6,000 रुपये की मांग पूरी होनी चाहिए। हाँ, मांग पूरी होनी चाहिए। तो आप क्या इसके लिए कर रहे हैं? मेहनत करेंगे, इसके लिए आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ। सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। लगता है सरकार मान लेगी आपकी बात? क्यों नहीं मानेगी? किसानों की तो पहले बात मानेगी सरकार मानेगी। किसान देश का अन्नदाता है। अच्छा, आपको लगता है कि सोयाबीन को लेकर के कोई ऐसी योजना सरकार को बनानी चाहिए जो सीधे तौर पर किसानों को जोड़े और न केवल उसको लाभ भी देगा? साहब कम से कम पहले तो एमएसपी फिक्स होना चाहिए, इतने से कम में कोई व्यापारी हाथ न डाले वहाँ में, पहली बात तो। दूसरी बात, जो किसान जो शासन जो वादा कर रही है नहीं, किसान की आय हम दोगुनी करेंगे। मैं तो किसान हूँ, किसान के नाते मैं समझता हूँ आय दोगुनी नहीं, आय तो लागत से आधी हो गई। आज लागत लगा रहे हैं उससे हमें आधा प्रॉफिट होगा। आधा प्रॉफिट हो गया। आपको क्या लगता है, आपने भी सोयाबीन किया तो सोयाबीन अब वो फायदा देती है जिस तरह से उसके रिकॉर्ड है? नहीं, अभी इस समय हमारा क्या है, मेंटेन ऐसे मौसम है प्राकृतिक, इस पे तो कोई सरकार भी भरोसा नहीं कर सकती क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, समझ रहे हो। जैसे हमारा अभी 5 कुंटल का एवरेज है मिनिमम, घट के क्या 3 कुंटल रह जाए हमारा, तो हमें तो प्रॉफिट में लॉस हो गया ना, वहाँ तो लॉस हो गया हमारा। और इतने कम दाम में बेचेगा हमारा सोयाबीन, तो हमें तो कुछ घर से मिलाना पड़ेगा, हमें प्रॉफिट में तो कुछ नहीं मिलना। ये है हमारा। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी रेट कम से कम 6,000 के लमसम ही चलवे करे, वो ही हमारे लिए बेनिफिट में आ जाएगी। थोड़ा क्या है, हमें तो गुजारा हो जाएगा, इसमें हमें मिलना कुछ नहीं है कि 2-4 लाख रुपए बचें, गुजारा ही हो सकता है बस साल भर का। ये है हमारा। अभी क्या मिल रहा है? अभी मिल रहा है अपन को 4200-4300 बस। 4400? हाइएस्ट 4400, 4,000 रुपये लेगा सर, 4400 रुपये हाइएस्ट। 4,400? हाँ, 4,400 रुपये। तो देख सकते हैं आपके किसान का ये कहना है कि सरकार उन्हें जो रेट देती है, जो सोयाबीन की कीमत अदा करती है, वो नाकाफ़ी है और उनकी लागत ज़्यादा है। बहरहाल किसानों और सरकार की ये लड़ाई लंबे समय से चल रही है। अब देखना ये है कि किसान के लिए एमएसपी को लेकर सोयाबीन के साथ सरकार क्या इंसाफ करती है।
आज के समय में सोयाबीन मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में कितना महत्व रखता है, इसका सीधा सीधा प्रमाण आपको इस रिपोर्ट को देखने और समझने के बाद लग गया होगा। चिकित्सक कहते हैं स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और उद्योगपति कहते हैं कि सरकार अगर बढ़ावा दे तो यूनिट्स लगाई जा सकती हैं और उद्योग बढ़ाए जा सकते हैं। किसान कहता है कि उनकी एमएसपी बढ़ा दी जाए तो वो भी खुशहाल हो सकते हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं जो सोयाबीन को न केवल देश दुनिया में और आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।